गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सक्रीशन के विषय में बता रही हूँ कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। लेकिन एक्सक्रीशन के लिए आगे मैं समझाने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, ये सब किससे बनते हैं? मिल करके, ये सेल के द्वारा मिल करके बनते हैं। तो और ये सेल्स जो होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये पूरे टाइम वर्क अपने काम में लगी रहती हैं, है ना, ताकि जो लाइफ है ऑर्गेनिजम्स की वो चलती रहे। अगर सेल्स अपना काम करना बंद कर देंगी तो क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो सेल्स के अंदर होता है वो बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। और बायोकेमिकल रिएक्शन होने के द्वारा क्या होता है? इसके अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिस जो ये छोड़ता है, जो पॉइजनस होती हैं, बॉडी के काम की नहीं होती, वो निकलते हैं। और उन टॉक्सिस को जब हमारी बॉडी के अंदर अगर वो पॉइजनस वेस्ट जमा हो जाए तो क्या होता है? हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे पॉइजनस टॉक्सिस को जो हमारी बॉडी को नुकसान दे पहुंचा सकती हैं, इसको हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, चाहे वो प्लांट्स हो और चाहे वो एनिमल्स हो, वो अपनी बॉडी में से उसको क्या कर देते हैं? एक्सक्रेट कर देते हैं। इसी को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स में आते हैं। तो सबसे पहले मैं प्लांट्स के विषय में आपको पढ़ाती हूँ कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रेशन कैसे होता है। प्लांट्स जो है वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन एनिमल्स की तरह प्लांट्स के कोई भी बॉडी में, कोई भी ऐसा प्लांट्स की जो पूरा वो है बॉडी, उसके अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जहाँ से वो एक पर्टिकुलर पार्ट जहाँ से एक्सक्रेशन हो। तो प्लांट्स कैसे एक्सक्रेशन करता है? क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी सेल वर्क करती हैं, वो भी टॉक्सिस भी पैदा करती हैं। तो इसमें दो तरीके से होता है। अब किस तरीके से होता है? सबसे पहली चीज़, प्लांट्स का जो वेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड ऑक्सीजन है। अब आप कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन और वाटर तो तीनों प्लांट्स के काम की चीज़ है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होती है और वाटर भी यूज़ होता है। लेकिन एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो एवोपरेट हो जाता है स्ट्रोमेटा के द्वारा। ठीक है, क्योंकि एक्सेस कोई भी चीज़ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। दूसरी चीज़, रात के और दिन के समय ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा बहुत प्लांट यूज़ करता है ऑक्सीडेशन के लिए, लेकिन रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन उसको रिमूव करना होता है क्योंकि वो प्लांट के काम की नहीं है, डे टाइम में नहीं है। लेकिन डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो फोटोसिंथेसिस के लिए काम में आती है, जिससे कि लीफ, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब मिल करके क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस होता है और पत्ती का क्लोरोफिल तैयार किया जाता है। लेकिन रात के समय क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसलिए रात के समय पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने में से एक्सक्रेट कर देता है। और कैसे एक्सक्रेट करता है? वह इसमें, क्योंकि लीफ के नीचे जो स्ट्रोमेटा होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है डिफ्यूज़ हो जाती है, बाहर चली जाती है। और ऑक्सीजन को, क्योंकि रात में इसमें रात में पेड़ को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए वो ऑक्सीजन जो है उसके काम आता है। तो इस तरीके से देखिए, ये तो गैस और वाटर के लिए मैंने बताया कैसे एक्सक्रेशन होता है। इसके साथ साथ प्लांट्स के अंदर और भी तरीके से होता है। वो कैसे होता है? अब जैसे कि प्लांट्स में
जो सेल्स होती है, जो डेड सेल्स होती जाती हैं, जो वो क्या होती हैं, वो सूखी सूखी वो तने के ऊपर या ब्रांचेस के ऊपर वो एज बार्क के रूप में वो जमा होती हैं। और वो बार्क को अगर हम पील कर देते हैं या वो किसी कारण से पीलिंग हो जाती है, तो वो उसका जो वेस्टेज है, वो जो वेस्टेज के बार्क के रूप में वेस्टेज बाहर जमा है, वो एक्सक्रेट हो जाता है, उससे अलग हो जाता है। इसी प्रकार से और क्या होता है, आपने देखा होगा पेड़ों के अंदर से, उसके तनों के बीच में से गोंद निकलता है, या उसको आप चोट लग जाए तो उसके अंदर से पानी सा निकलता है ना, जिसको रेसेंस कहते हैं। और ये जो है, ये वो उसका वेस्टेज होता है, जो टॉक्सिस, जो कि पेड़ की आवश्यकता नहीं होती, वो गोंद के रूप में उससे बाहर निकल जाता है। तीसरी चीज़, जब लीव्स सूख जाती हैं, सॉलिड रूप में कैसे निकलता है, उसमें से सॉलिड रूप में इस तरीके से निकलता है, जो उसकी पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, वो जब सूखने लगती हैं तो पेड़ों से झड़ जाती हैं, नीचे गिर जाती हैं। बार्क है, बार्क जो है उसको पीलिंग हो जाती है, वो हट जाता है। तीसरा फ्रूट्स, फ्रूट्स जो जब पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, तो वो अपने आप पेड़ों में से छूट करके, डंगाल से छूट के नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो सॉलिड वेस्टेज है। इसी तरीके से और भी वेस्टेज इसमें से निकलता है, जो कि जड़ों के द्वारा मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि पेड़ों के अंदर एक्सक्रेशन कैसे होता है। ये मैंने आपको एक्सक्रेशन इन प्लांट्स बताया। अब एक्सक्रेशन इन एनिमल्स, अब एनिमल्स में एक्सक्रेशन कैसे होता है। अब ये जो यूनिसेलुलर, अब अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल्स में। अब अमीबा भी है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में आता है। तो अमीबा में क्या होता है, क्योंकि ये सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल एनिमल होता है, इसका वेस्ट जो होता है, वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो ये क्योंकि सिंगल सेल होता है, तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें से डिफ्यूज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। लेकिन वाटर कैसे निकलता है, एक्सेस वाटर जो होता है वो इसमें क्या होता है, कंट्रैक्टल होते हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, कंट्रैक्टल वैक्यूल्स इसके अंदर अमीबा में पाए जाते हैं। वहाँ से वाटर, जो एक्सेस वाटर जो अमीबा के अंदर होता है, वो उसको रिमूव कर देता है। अब देखिए अर्थवॉर्म में कैसे होता है। अब क्योंकि अर्थवॉर्म जो होता है वो ट्यूबुलर होता है, आपको पता है वो ट्यूब की तरह होता है उसका स्ट्रक्चर, और इसमें नेफ्रिडिया नाम का क्या होता है, जिसको हम नेफ्रिडिया, इसके जो स्ट्रक्चर होता है, इसको जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रिडिया। और ये जो है, इन अर्थवॉर्म द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रिडिया आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन, वो उसका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है नेफ्रिडिया। समझ में आ गया। और इसके साथ साथ नेफ्रिडिया के साथ साथ उसकी जो स्किन होती है, जो मॉइस्ट स्किन होती है, वहाँ से भी एक्सक्रेशन होता है, और जो है ये अपने स्किन में से भी एक्सक्रेशन, कैसे, मॉइस्ट के द्वारा पानी जो है वो उसके स्किन में से रिमूव हो जाता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है। अब आप कहेंगे ह्यूमन बीइंग में दो तरीके से होता है। एक तो जो पॉइजनस गैस होती है वो हमारे लंग्स के द्वारा बाहर हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि लंग्स हम जब सांस लेते हैं और हमारे बॉडी के अंदर क्या चलता है, जब हमारी बॉडी के अंदर भोजन, जब न्यूट्रिशन, जो ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि ब्लड में मिल करके वापस लंग्स में आ जाती है। और लंग्स में आने के बाद हमारा लंग्स जो है नॉस्ट्रिल के द्वारा उसको आउट कर देता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो एक्सेस गैस होती है, या एक्सेस उसके साथ थोड़ी सी भाप भी निकलती है, जो एक्सेस वाटर होता है, जो भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है यूरिया। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है, समझ में आ गया, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है वो क्या होता है, जाकर के लीवर में जमा होने लगता है। और जब लीवर के अंदर प्रोटीन ज़्यादा जमा होने लगता है तो वहाँ पर उससे यूरिया बनने लगता है।
और यूरिया जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये टॉक्सिन होता है और जो कि हमारी बॉडी के अंदर घुल करके हमारी बॉडी में और वो तरह तरह की बीमारियां पैदा कर देता है। लेकिन इसको निकालने के लिए हमारी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कि ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर किडनी जो कि एक बीन्स शेप में होती है। आपने बीन्स देखा है, राजमा देखा है, राजमा की शेप में या बीन्स के शेप में होती हैं और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 किडनीज होती हैं। इन किडनीज के अंदर जो है हमारी बॉडी का जो पूरा पानी है जो कि ब्लड है, सॉरी नॉट वाटर, ब्लड जो है, जो गंदा ब्लड जो है वो क्या होता है, वो किडनी के अंदर, आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि हमारे किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड साफ होता है जा कर के, तो वो ब्लड जो है वो हमारी किडनी के अंदर जाता है और जाने के बाद क्या करता है, वहाँ पर किडनी के अंदर जा कर के वहाँ पर वो प्योरीफिकेशन होता है और उसके अंदर से जो वेस्टेज वाटर होता है वो अलग हो जाता है, यूरिया उसके साथ अलग हो जाता है और जो एक्स्ट्रा जो कि हमारी बॉडी को जिस ऐसी प्रोटीन्स और ऐसे सॉल्ट्स, ऐसे मिनरल्स जिनको हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस हो जाते हैं वो भी फिल्टर हो करके और क्या होता है हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रेट हो जाते हैं। लेकिन ये हमारी किडनी, अब मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 तरीके से एक्सक्रेशन होता है और वो एक्सक्रेशन एक तो लंग्स के द्वारा होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पॉइजनस गैस को हमारी बॉडी से आउट करता है नॉस्ट्रिल के द्वारा, और दूसरा जो है वो हमारी बॉडी का जो ब्लड जो प्योर होता है उसके अंदर प्योर होने के लिए, साफ होने के लिए जब वो किडनी में जाता है वहाँ पर किडनी उसको फिल्टर करके और गंदगी को जो है फिल्टर करके, जिस फिल्टर क्या होता है एक्सेस वाटर और उसके अंदर जो यूरिया होता है बॉडी के अंदर वो प्लस प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन, सॉल्ट्स, मिनरल्स जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो छन करके और वो अब अलग हो जाता है और प्योर ब्लड जो है वो दूसरी आर्टरी के द्वारा वापस घूम करके हार्ट के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 तरीके से एक्सक्रेशन होता है। लेकिन अब एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में किडनी के फंक्शंस जो हैं वो कैसे, मैंने बताया एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस में कैसे किडनी और लंग्स के द्वारा होता है। लेकिन अगर हम किडनी को, अब किडनी के अंदर फंक्शन कैसे होता है ये भी तो जानना ज़रूरी है। सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी नहीं है कि उसके अंदर फिल्टर होता है, लेकिन फिल्टर कैसे होता है ना। अगर हम किडनी को फिल्टर करके, मैं आपको इसका डायग्राम सेंड करूँगी और आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से अगर हम किडनी को बीच में से काट करके उसको देखें तो हम उसके इनर स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर बहुत लार्ज नंबर में एक्सक्रेटरी यूनिट्स होती हैं जिनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। एक्सक्रेटरी यूनिट्स होती है जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेफ्रॉन्स जो होते हैं ये कप शेप में होते हैं। किस किस शेप में होते हैं, जैसे कप होता है, कप शेप टाइप के बैग्स होते हैं और ये जो होता है इसका जो अपर एंड होता है जिसको हम बोमैन कैप्सूल कहते हैं, कप की तरह होता है और अपर एंड होता है उसका, ऊपर का एंड जो होता है वो उसको हम बोलते हैं बोमैन कैप्सूल्स। तो और जो लोअर एंड जो होता है वो ट्यूब शेप में होता है, बोमैन कैप्सूल के नीचे के ट्यूब के शेप में होता है और इसको हम ट्यूबल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबल कहते हैं। देखिए फिर से एक बार सुनिए, जो ऊपरी हिस्सा होता है जो कि कप के शेप में बैग होता है उसको हम कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल्स, और उसी बोमैन कैप्सूल का जो दूसरा हिस्सा होता है, जो एंड का हिस्सा होता है और ट्यूब के शेप में होता है उसको हम ट्यूबल कहते हैं। अब बोमैन कैप्सूल एंड द ट्यूबल टेकन टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। बोमैन्स कैप्सूल और ट्यूबलर जो होता है,
ये दोनों मिल करके नेफ्रॉन बनाते हैं। आगे समझ में, आप आगे देखिए क्या होता है। ये ट्यूबल जो होता है, जो कि ट्यूब के शेप में होता है, ये किससे कनेक्टेड रहता है? बोमन कैप्सूल से कनेक्टेड रहता है। और इसका दूसरा जो सिरा, एक सिरा जो होता है बोमैन्स कैप्सूल के से अटैच होता है, और दूसरा एंड इसका किससे अटैच होता है? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द किडनी। किडनी के जहाँ पर यूरिन कलेक्ट की जाती है, ऐसा डक्ट मीन्स ऐसा गड्ढा बना होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर यूरिन कलेक्ट होती जाती है, उससे इसका जुड़ा रहता है ट्यूबलर का। ठीक है। अब क्या होता है, बोमन कैप्सूल जो होती हैं ये ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज से घिरी हुई होती हैं। ब्लड कैपिलरीज इसके चारों ओर होती हैं। अब ब्लड कैपिलरीज के आपको मालूम है, ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? वो ब्लड को क्या करती हैं? सप्लाई देती हैं ना, है? उसके द्वारा सेल्स के अंदर क्या जाता है? ब्लड उसके प्लाज्मा के साथ सारा न्यूट्रिशन ब्लड में से सेल्स एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं द बोमन कैप्सूल कंटेन्स अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, है ना? ग्लोमेरुलस प्लूरल। one end of the glomerulus is attached to the renal artery which bring the dirty blood containing the urea waste into it. अब एक एंड जो होता है ग्लोमेरुलस का, वो किससे जुड़ा रहता है? रीनल आर्टरी से जुड़ा रहता है। अब रीनल आर्टरी क्या होता है? किडनी आर्टरी। समझ में आ गया? रीनल आर्टरी किसको कहते हैं? किडनी आर्टरी को कहते हैं। उससे जुड़ा रहता है, जो कि गंदे ब्लड को क्या करके लाती है? इसमें ग्लोमेरुलस के कैप्सूल के अंदर लाती है, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। So the other end of glomerulus comes out of Bowman's capsule as a blood capillaries, surrounds the tubules of nephrons and finally joins a renal vein. है? और उसके बाद ये क्या होता है? ये किससे? ये पूरे बोमन कैप्सूल जो होते हैं ब्लड कैपिलरीज से चारों तरफ से घिरे रहते हैं, और सराउंड्स फॉर द ट्यूबल ऑफ नेफ्रॉन, और फाइनली जॉइंस अ रीनल वेन्स। और वो फाइनली वो किससे जुड़ जाते हैं? रीनल वेन्स के द्वारा में जुड़ जाते हैं। काहे के लिए जुड़ जाते हैं? यूरिया फ्री क्लीन ब्लड जो होता है वो क्या करते हैं? वो इसके अंदर होता है। अब क्या होता है? अब इसका जो फंक्शन है ग्लोमेरुलस का जो फंक्शन है, ये क्या फंक्शन है इसका? इसका फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना। ये क्या करता है? ब्लड को फिल्टर करके जो साफ ब्लड जो होता है उसको, तो जो उस ब्लड के अंदर जितना बॉडी को सॉल्ट, प्रोटीन और न्यूट्रिशन की जो भी है मिनरल्स वगैरह ज़रूरत होती है, वो फिल्टर होके इसके अंदर से वो इसमें रह जाता है। लेकिन जो बड़ा पार्ट होता है वो क्या होता है? ये किनारे कर देता है, और वो क्या करता है? वो ट्यूबलर में जमा होता जाता है। और क्या होता है? ये ग्लोमेरुलस जो है ये क्या करता है? साफ ब्लड को तो रीनल आर्टरी के द्वारा ये उसको वापस भेज देता है। ये क्या करता है? देखिए, आपको मैं आगे पढ़ाती हूँ। The function of glomerulus is to filter the blood passing through it. Only the small molecules of substance present in blood like glucose, amino acid, salts, urea and water etc. pass through the glomerulus and collect as filtrate in the Bowman's capsule. वो बोमन कैप्सूल के अंदर कलेक्ट हो जाती हैं, और फिर the large molecules like proteins and blood cells cannot pass out through the glomerulus capillaries and hence remains behind in the blood. जो कि इस कैपिलरीज में नहीं जा पाती, वो ब्लड में वापस उसमें रह जाती हैं। The function of tubule of the nephron is to allow the selective
absorption of the useful substances like glucose, amino acids, salts and water into the blood capillaries. जो ब्लड कैपिलरीज जो इसके चारों तरफ होती हैं, ये सारी चीज़ उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं फिर से, बट द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया रिमेन्स बिहाइंड इन ट्यूबल, इट डज नॉट गेट रीएब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड कैपिलरीज. नाउ अब ये जो है ये किस में चली जाती हैं, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम में, यानी कि किडनी के द्वारा ट्यूबलर के अंदर जितना वेस्टेज होता है, जैसे कि पानी, एक्स्ट्रा वाटर, यूरिया है और प्रोटीन और दूसरे जो सॉल्ट्स और मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ जो होती है ये उसके अंदर रीएब्जॉर्ब ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं हो पाती और ये क्या करती है, ये एक्सक्रेटरी सिस्टम्स के द्वारा ये बाहर हो जाती है. अब हम देखेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो कैसे होता है. देखिए अब पढ़ते हैं. द glomerulus filters this blood. During filtration, the substances like glucose, amino acids, salts, water and urea, etc. present in the blood pass into Bowman's capsule and then enter the tubule of nephron. When the filtrate containing useful substance as well as the waste substances passes through the tubule, then the useful substances like all glucose, all amino acid, most salts and most water etc. are reabsorbed into the blood through blood capillaries surrounding the tubules. जो tubules के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है उसके अंदर क्या होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि जो फ्रेश ब्लड होता है उसको, और बाकी का ब्लड जो होता है यूरिन के रूप में वो कहाँ चला जाता है, वो ट्यूबलर से होता हुआ यूरिन ब्लडर में चला जाता है, जिसको हम यूरिन कहते हैं. यूरिन ब्लडर के द्वारा यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिन ब्लडर में जाता है, फिर वो यूरेथ्रा में जाता है और इस तरीके से वो हमारी बॉडी से आउट हो जाता है. लेकिन अब हम इसको सबसे पहले वो यूरेटर में जाता है, फिर यूरिन जो होती है वो पास होती है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिन जो होती है स्टोर हो जाती है उस ब्लैडर में, एक थैली होती है जो ब्लैडर होता है, और फिर उसके बाद वो जब वो भर जाती है थैली तो यूरेथ्रा से पूरी यूरिन बॉडी से बाहर हो जाती है, एक्सक्रेट हो जाती है. तो इस तरीके से हमने देखा. अब हम आगे पढ़ते हैं कि किडनी फेलियर कैसे होती है. कभी कभी क्या होता है कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है या ब्लड शुगर हो जाता, हाई ब्लड शुगर हो जाता है, या कभी चोट लग जाती है, इससे क्या हो जाता है, किडनी हमारी खराब हो जाती है. और ऐसी किडनी में जब वो खराब हो जाती है तो वो फिल्टर करना बंद कर देती है. जब फिल्टर करना बंद कर देती है तो सारा जो यूरिया होता है या गंदा पानी होता है, जो एक्सेस वाटर होता है, वो फिल्टर नहीं हो पाता और वो हमारी बॉडी में रह जाता है. और रहने से हमारी बॉडी क्या होती है, बीमार होने लगती है. और क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिन होता है और वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, पूरा ब्लड में मिक्स हो जाता है, जिससे कि पॉइजन फैलने लगता है और इससे हमारी या मनुष्य की, ह्यूमन बीइंग्स की डेथ हो जाती है. लेकिन अब इसके अंदर इसको हम कहते हैं रेनल फेलियर, यानी किडनी फेलियर. अब इसको सरवाइव कैसे किया जाता है? देखिए, इसके लिए दो तरीके होते हैं. या तो हम किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, किसी ऐसे शख्स की पहले हम उसके ब्लड सैंपल लिया जाता है, उससे मैच किया जाता है और देखा जाता है कि जिस शख्स को, जिस पर्सन को, जिस ह्यूमन को ये किडनी ट्रांसप्लांट की जा रही है, एक हेल्दी मनुष्य की, एक हेल्दी पर्सन की, तो उसकी किडनी उसको सूट करेगी कि नहीं. पहले ये सब चेक किया जाता है. उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट, जो ख़राब किडनी होती है बीमार इंसान की, उसकी किडनी को निकाल करके, और जो इसने डोनेट किया होता है अपनी किडनी को, 2 किडनीज होती हैं बॉडी के अंदर, तो एक किडनी लोग क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं. कभी जो अगर करना चाहे, ज़्यादा सब लोग नहीं करते, तो उस किडनी को क्या करते हैं,
इसमें क्या ऑपरेशन करके उस आदमी को, बीमार आदमी को लगा दी जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब किडनी ट्रांसप्लांट भी कर दी जाती है तब भी उसके वो फंक्शन उसको सूट नहीं करती और उसका फंक्शन नहीं हो पाता है। क्यों सूट नहीं करती है? कभी कभी ऐसा होता है कि बॉडी जो होती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है दूसरी फॉरेन किडनी को। फॉरेन किडनी क्या कहलाती है? यानी दूसरे इंसान की बॉडी से निकली हुई किडनी जो उसकी बॉडी में लगाई गई है, तो वो उसको क्या नहीं करती है? एक्सेप्ट नहीं करता है बॉडी। तो क्या होता है, वो ऐसे हालात में आर्टिफिशियल तरीके से, जिसको हम डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस जो है वो आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है। आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करता है? ये मशीनों के द्वारा होता है, मशीनरी के द्वारा। क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी आर्टरी के में एक वो इंजेक्शन के द्वारा उसको अटैच कर दिया जाता है उस मशीन से। अब इस मशीन के अंदर क्या होता है कि जब वो ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, ब्लड आने लगता है, तो ये जो है ये इसमें एक ट्यूब लगा होता है, लंबा ट्यूब होता है जो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा बना होता है ना, सेलुलोज के द्वारा। जैसे कि जैसे सेलुलोज होते हैं उस टाइप से ये परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, जो सेलेक्टिवली होते हैं उनके द्वारा ये ट्यूब बना रहता है। इस ट्यूब में से होता हुआ ब्लड जो है वो क्या होता है, नीचे एक बकेट या कोई ऐसा कंटेनर रखा होता है, एक ऐसा होता है जिसके अंदर पानी है, एक सॉल्यूशन रखा जाता है डायलिसिस के लिए। और इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, सॉल्ट्स होते हैं, जो कि एक सही मात्रा में उसके अंदर घोल करके कंसंट्रेशन, एक सही कंसंट्रेशन में, सिमिलर कंसंट्रेशन में उसको, उस सॉल्यूशन को बना के उसमें रखा जाता है और वो ट्यूब जो है वो उसके अंदर डूबा रहता है। जब ब्लड जो है वो गंदा ब्लड उस ट्यूब में से पास होने लगता है और उस ट्यूब को जो सॉल्यूशन में डूबा हुआ है उसमें से हो करके जब वो ब्लड आगे बढ़ता है, तो जितने भी एक्स्ट्रा जो यूरिया होता है बॉडी के अंदर, जो पॉइजनस चीज़ें होती हैं या एक्सेस वाटर होता है या जो भी ऐसे मिनरल्स या सॉल्ट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं या एसिड्स जो होते हैं जो कि ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं उस पानी के अंदर। समझ में आ गया? उसकी वॉल, जो ट्यूब की वॉल में से पार होकर के वो उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं और सिर्फ ट्यूब के अंदर साफ ब्लड रह जाता है और वो साफ ब्लड को वापस पुश कर दिया जाता है, पेशेंट को दोबारा पुश कर दिया जाता है और जो होता है वो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो ये तरीका जो होता है ये आर्टिफिशियल किडनी का काम करने का, जो मशीनों के द्वारा। और इस तरीके से ऐसे के पेशेंट जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, उनकी आर्टिफिशियल तरीके से डायलिसिस के द्वारा उनके ब्लड को साफ़ किया जाता है। कभी कभी शुरू में तो इसको जल्दी किया जाता है, एक हफ्ते के अंदर, कभी कभी 2 बार किया जाता है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा टॉक्सिन जमा हो गई है, ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है जो कि फ़िल्टर नहीं हुई है और पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो ये उससे इस तरीके से हफ्ते में 2 बार 3 बार करके डायलिसिस कर दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे फिर इसका टाइम बढ़ाया जाता है और टाइम बढ़ाने के बाद पेशेंट को महीने में कभी कभी 1 बार ही आना पड़ता है डायलिसिस के लिए। इस तरीके से हम ये आपने देखा कि ह्यूमन बीइंग के अंदर और एनिमल्स के अंदर, अमीबा के अंदर, अर्थवर्म के अंदर, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से एक्सक्रेशन होता है ना। किडनी का फंक्शन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से किडनी में फंक्शन होता है, ठीक है, कि गंदा ब्लड किडनी के अंदर आता है, किसके द्वारा आता है, किडनी के अंदर गंदा ब्लड आता है, डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट है, और वो किस में आता है, ग्लोमेरुलस में आता है, और वोमन कैप्सूल के अंदर ग्लैमरस में आकर वहाँ पर वो क्लीन होने लगता है
और बोमन कैप्सूल के अंदर ये कलेक्ट होता है और कलेक्ट होकर के जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसके अंदर ये ब्लड सब पास होने लगता है और इस तरीके से फिल्टर्ड कंटेनिंग ग्लूकोज, अमोनी एसिड, सॉल्ट्स, वाटर एंड यूरिया, और वो ये सब फिल्टर होने के बाद ब्लड कैपिलरीज के अंदर जा कर के और ये दोबारा क्या कहाँ चला जाता है, क्लीन ब्लड जो है वो वापस हार्ट की तरफ चला जाता है। इस तरीके से हमने आपको ये पढ़ाया। और जो जो गंदगी होती है ब्लड के अंदर वो लाइट येलो कलर में यूरिन के रूप में, जिसके अंदर अमीनो एसिड भी होता है, यूरिया भी होता है और ऐसे प्रोडक्ट जो कि ब्लड कैपिलरीज अपने अंदर नहीं एब्जॉर्ब कर पाती हैं, वो वेस्टेज जो कि हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं होती वो सब होता है। और वेस्टेज वाटर होता है वो ट्यूबलर के द्वारा किस में चला जाता है, यूरिन ब्लैडर के अंदर जा कर के यूरेटर के द्वारा यूरिन ब्लैडर में चला जाता है, यूरिन ब्लैडर से यूरेथर में जाता है और यूरेथर से वो आउट हो जाता है, एक्सक्रेशन हो जाता है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके से एक्सक्रेशन होता है कि एक तो लंग्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर करती है और दूसरा किडनीज के द्वारा जो कि किडनी दो होती हैं, बीन शेप में होती हैं। और इस तरीके से बच्चों आज का लेसन आपका लेसन 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट उसमें आपको हम दूसरा लेसन पढ़ाएंगे और वो लेसन होगा, उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समझ में आया? तो ये लेसन अब मैं सेकेंड लेसन स्टार्ट करूँगी। आपके पास बुक्स होंगी सब बच्चों के पास, अगर नहीं है सारे बुक स्टॉल्स खुल रहे हैं, आप अपने बायो की बुक लीजिए, जो भी क्वेश्चन आंसर्स उसमें दिए हुए हैं आप उसको सारे क्वेश्चन आंसर्स आपकी कॉपी के अंदर सॉल्व होने चाहिए। जो स्कूल खुलेगा मैं उसको चेक करूँगी। और दूसरी चीज़ ये, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए मेरे वीडियोस आपके पास हैं, आप दोबारा सुनिए क्योंकि मैंने पॉइंट्स वाइज आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाई है। आप उसको दोबारा सुनिए और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।